Chapter 3, Dynamics of Circular Motion. Dynamics of circular motion. सर्कुलर मोशन मीन्स जब बॉडी गोल गोल घूमती है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपका फैन. दूसरा एग्जाम्पल अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. थर्ड एग्जाम्पल अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ऑल दीज आर द रोटेशन ऑफ द व्हील. ठीक है, रोटेशन ऑफ द मोटर. ठीक है, ऑल दीज आर द सर्कुलर एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो इसमें सबसे पहला जो है दैट इज सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल फोर्स. एक ऐसी एक्सटर्नल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मींस एक्सटर्नल फोर्स which is required to move. An external force which is required to move the body along circular path with uniform speed is called centripetal force. Is called centripetal force. ठीक है, डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे. एक एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाली फोर्स जो हमें चाहिए किसी बॉडी को गोल गोल घुमाने के लिए. ठीक है ना, अपने आप जैसे फैन है, इसमें तो मोटर लगी है, घूम जाता है. ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ऐसा नहीं कि अर्थ को कोई धक्का दे रहा पीछे से तो वो घूम रही है. ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, विद कांस्टेंट स्पीड. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे विद कांस्टेंट स्पीड. ऐसा नहीं है कि अर्थ जैसे घूम रही है सन के अराउंड, अभी धीरे चल रही है फिर फास्ट होगी, फिर धीरे चल रही है फिर फास्ट होगी. उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है. अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी? हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा. ठीक है, उसमें क्या था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड टुवर्ड्स द सेंटर. कि कोई बॉडी है ये वाली, ये घूम रही है गोल गोल. एक तो ये बॉडी है सीधी चल रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन. ठीक है, पर जब बॉडी गोल गोल घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है. ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी. क्योंकि इधर को चल रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी भी यही डायरेक्शन होगी.
ठीक है। अब यहां पे देखें तो यहां पे जब बॉडी यहां पे है तो इसकी वेलोसिटी इधर को है, ठीक है। जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी इधर को है, जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी इधर को है। यानी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है पर इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी इधर को है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर को होगी और एक्सेलरेशन भी इधर को होगी, तो सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अभी देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे और शायद आपने किया भी हो। तो ये मान लो सेंटर है जिसके अराउंड ये बॉडी घूम रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी इट इज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस। ऑलवेज, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने पीछे 9th की क्लास ली थी, वहां पे भी ये मैंने रिलेशन उनको करवाया था। A इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और वहां पे हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। आर क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और v क्या था, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मींस लीनियर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अलोंग ए लाइन, ठीक है, एंड इट इज कांस्टेंट, इसलिए बोलेंगे हम इसको लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन पता हो तो न्यूटन का लॉ जो है कौन सा, सेकंड लॉ, जो क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। प्रथम A क्या है, V अपॉन R, अभी लिखा से डाउन, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ गई, F इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर। ठीक है। पर अगर हम देखें, एक रिलेशन हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी। ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। 9th में आपने किया हुआ है, शायद यहां भी पीछे किया होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इस रिलेशन में, जहां पे मेरे पास v स्क्वायर है, वहां पे हम v की जगह क्या लिख देंगे, r ओमेगा। तो क्या आ जाएगा, r ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम r ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन r। m इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कट गया, तो m इज इक्वल टू r ओमेगा f इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके दो रिलेशन आ गए आपके पास। एक रिलेशन आ गया आपके पास ये वाला, और दूसरा रिलेशन आ गया आपके पास ये वाला। क्लियर है? अच्छा, एक और रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं।
कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। बॉडी रोटेशन में होती है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, उसका फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन है किस किस के बीच में? एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। और साथ में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम भी तो लगता है गोल गोल घूमने में, है ना। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी रोटेशन होंगी, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितनी रोटेशंस होंगी, उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आपने हमेशा याद रखनी है रिलेशन, सिंपल रिलेशन है। नहीं होगा तो जितने फार्मूलाज होते हैं उनके ना एक कॉपी बना लो छोटी सी, 5-10 रुपीज़ की, 5 की तो आती नहीं होगी, 10 की आएगी, एक कॉपी, उसमें सारे रिलेशन चैप्टर वाइज लिख लो, क्योंकि ये यूज होते रहते हैं बीच में। तो अगर इस रिलेशन को यूज करूं मैं, इसमें ओमेगा की जगह लिख दूं मैं 2 पाई न्यू, तो अब एफ क्या आ जाएगा? एम साथ में क्या था? आर इंटू 2 पाई न्यू, इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम आर न्यू स्क्वायर। ये नेक्स्ट रिलेशन आ गया किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अगर इन सभी से आप, ये 3 रिलेशन मैंने लिखे, इन सभी से आप m को हटा दो तो वो रिलेशन आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। इन सभी से आप m को हटा दो तो रिलेशन आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। m लगा दोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। m लगा दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, ठीक है। इसकी एक कजन सिस्टर है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की कजन सिस्टर है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमने ये बोला कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, मान लो ये आ गया सर्कल, ठीक है, इसमें ये बॉडी घूम रही है, जो फोर्स लग रही है वो लग रही है टुवार्ड्स सेंटर, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और लग रही है टुवार्ड्स सेंटर, तब तो बॉडी ये इधर को लग रही है तो ये तो इसको खींच नहीं लेगी, बॉडी तो सेंटर में नहीं गिर जाएगी, है ना। तो एक आउटवर्ड फोर्स लगती है, एक आउटवर्ड फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में। जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी, इट विल एक्ट टुवार्ड्स द सेंटर, है ना, अलोंग द रेडियस, एंड एट द सेम टाइम अनदर फोर्स जिसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो दूसरी फोर्स जो होगी उसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लिखिए आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
When it is in circular motion, is called centrifugal force. आपकी केमिस्ट्री लैब में भी एक apparatus होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है, प्रेसिपिटेट वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी, अब बस के अंदर बैठे हैं, अब बस के अंदर बैठे हैं, ये बस है, बस ऐसे घूम रही है, तो आप किस तरफ जाते हो? बस एकदम से ऐसे टर्न हुई तो आप कहां जाते हो? बाहर को। बस इधर को टर्न हुई, आप कहां जाते हो? इधर को। यही होता है, दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही बस में ब्रेक लगती है, आप कहां जाते हो? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इन दोनों की वजह से, ठीक है। अब यहां पे जब बस टर्न कर रही है इस साइड को, तो पैसेंजर क्या होता है, जैसे ड्राइवर एकदम से मोड़ता है इधर को, तो हम कहां जाते हैं? इस तरफ को। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। आपने यहां भी देखा, ठीक है ना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को। इसको मैं CP लिख दूं, इसको मैं CF लिख देता हूं, ऐसे ही याद रखने के लिए। डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये जितने फॉर्मूलाज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए लिखे, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज mv²/r, एक ये लिखा, दूसरा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तीसरा 4π स्क्वायर, ठीक है, mr, ये सेम रहेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला सेम रहेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ centripetal force and centrifugal force are same, but remember, directions are opposite, directions are opposite। दूसरी बात याद रखनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए नॉट ए रियल फोर्स, इट्स नॉट ए रियल फोर्स, रियल फोर्स नहीं होती है, इसलिए हम इसको, अच्छा क्यों नहीं होती है ये भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके सोर्स का पता नहीं, बिकॉज वी डोंट नो इट्स सोर्स, बिकॉज वी डोंट नो इट्स सोर्स। अब देखो ना, अब बस में बैठे हो, बस एकदम से इधर को टर्न हुई,
आप उधर को चले गए तो उधर को आपने किसी ने खींचा नहीं ना, तो कोई सोर्स था वहां पे? नो, कोई सोर्स नहीं था, किसी ने आपको खींचा थोड़ी ना, बस इधर को टर्न हुई, आप इधर को हो गए, है ना। तो इसलिए क्या था कि इस फोर्स का कोई भी सोर्स नहीं है, इसलिए इट्स नॉट ए रियल सोर्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स या pseudo फोर्स। pseudo की स्पेलिंग लिख लो, PSEUDO, फोर्स। अब देखो दूसरी बात, एक सिंपल सा एग्जांपल और, जैसे हमने ये पढ़ा अभी तक इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो जैसे वहां ब्रेक लगी गाड़ी की, हम गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे ब्रेक लगाई तो आप ऑटोमेटिकली आगे को गिरे, आपको किसी ने आगे खींचा? तो कोई सोर्स था उस इनर्शिया का, ठीक है ना। बस हमने इतना पढ़ा कि ये कंसेप्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे एकदम से आप बाइक चली, आप पीछे को गिरते हो, तो आपको किसी ने पीछे खींचा नहीं, पर आपने पढ़ लिया दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन रेस्ट, और दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। उसी तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की तो बात कर रहे हैं, साथ में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, हम एक्सपीरियंस तो करते हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम बाहर की तरफ को जाते हैं, ठीक है, पर हमें खींचने वाला कोई नहीं होता वहां पे। तो इसलिए इस फोर्स का कोई सोर्स नहीं है, इसलिए ये फोर्स रियल फोर्स नहीं है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स और सूडो फोर्स। सूडो फोर्स पता नहीं कोई कुछ भी बोलते हैं, जो आप पढ़ लोगे ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप केमिस्ट्री लैब के अंदर सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट्स को, यानी कोई गाढ़ी चीज है, आपकी मम्मी भी करते हैं किचन में, है ना, जब दही से मक्खन निकालते हैं, वो भी क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, है ना। दही क्या होता है, एक डेंसर होता है, ठीक है, और मक्खन क्या होगा, उसका प्रेसिपिटेट, पानी अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। तो उस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिसको हम मधानी भी बोलते हो, ठीक है। दैट इज सिंपल ऑन द कंसेप्ट। अब इस लैंग्वेज में तो आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलोगे, हमारी लोकल लैंग्वेज में हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और पहाड़ी में बोलते हैं दही छोड़ना, है ना, बोलते हैं ना, हाँ। तो वो हम छोड़ना मतलब सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं उसको, समझ गए, सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं उसको, तो वो आ गई आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अब होता कैसे है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को अगेंस्ट लो बैक प्रेशर। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके इस पंप के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, अगेंस्ट लो बैक प्रेशर। तो जितने आप पंप यूज कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर आल्सो डूइंग, उसमें ये नहीं होता कोई चीज सेपरेट हो रही है, ठीक है, हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तीसरा आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स जो है इंजन्स में लगे होते हैं, इसकी हेल्प से हम इंजन्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, इसकी हेल्प से हम इंजन्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये आगे इसके एग्जांपल्स। अब जैसे आपका ड्रायर है, वॉशिंग मशीन के अंदर लगा होता है, वो भी सेंट्रीफ्यूज करता है, ठीक है ना। वो पानी को किससे सेपरेट करता है? कपड़े से, इसलिए ड्रायर हुआ ना, उसके अंदर कोई हीट थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। वो क्या करता है, जब रोटेट करता है तो इट विल सेपरेट द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स, पानी अलग और कपड़ा अलग। दूसरा तरीका आपकी मम्मा घर में करते थे, ऐसे मैंने उस दिन भी बताया था, ऐसे करके, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। दोनों इन्वॉल्व कर लो उसमें, एक अगर दोनों रेस्ट में थे देन इट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, और दोनों अगर मोशन में थे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके कंसेप्ट जो हम यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इनर्शिया की बार बार बात हो रही है, इनर्शिया की बार बार बात हो रही है। अब एक अच्छा सा है, ए व्हीकल टर्न टेकिंग टर्न ऑन circular road, a vehicle taking turn on circular road। तो हम कार की बात करते हैं, कौन सी कार बनाएं? ऐसा है ना कि जो डंडे पड़ेंगे ना, कैमरा उधर घुमा दूंगा, मैं मारते मारते भी रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा पेरेंट्स को। मुंह बंद रखिए प्लीज, ठीक है। ये इसके टायर है, फ्रंट की है, फ्रंट दिखा रहा हूं मैं, शीशा है फ्रंट का, और ये वाइपर है, और ये स्टीयरिंग है, ठीक है। और ये इसका इंजन आ गया। अब ध्यान से समझना है कि ये कार चल रही है किसी मोड़ पे, होता क्या है तब तक, कार का वेट, कार का वेट वेट किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकली, डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसके दो टायर हैं, एक टायर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, टायर अर्थ के साथ जुड़ा है ना, नॉर्मल रिएक्शन अर्थ के सरफेस से बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। दूसरा टायर है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो टोटल कार के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, वो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये R1 है, ये R2 है, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ये होगा R1 प्लस R2, और ये किसके इक्वल होगा? कार के वेट के, ठीक है। और कार का मास अगर हम मान लें m, तो कार का वेट होगा mg, यही होगा, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं। अब कोई सर्कल है, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना, उसका सेंटर मान लेते हैं कहीं यहां पे है, ये आ गया इसका सेंटर, ठीक है। और इसका सेंटर का रेडियस यहां मैं लिख देता हूं, इट इज r, स्मॉल r ले लिया हमने, क्योंकि हमें m तो है, कार चल रही होगी तो वेलोसिटी भी होगी,
और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें चाहिए क्या, मास, वेलोसिटी और रेडियस, mv² अपॉन r। अब इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है, और ये फोर्सेस जो होंगी इनकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब हमें नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं कि F1 F2 जो हैं इनवर्ड फोर्सेस हैं दोनों टायर की, मान लेते हैं एक टायर जो है इसकी फोर्स लग रही है। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में, कार ऐसे घूम रही है ना, तो फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में इसको खींचेगी, ठीक है। तो ये फोर्स मान लेते हैं इधर को लग रही है, दूसरी फोर्स भी इधर को लगेगी, अदरवाइज तो कार ये बाहर निकल जाएगी। बोलते हैं ना अनकंट्रोल्ड होगी मोड़ के ऊपर कार और चली गई, तो ये फोर्सेस कम हो जाती है देन दिस फोर्स, ये फोर्सेस कम हो जाती है देन दिस फोर्स। तो ये फोर्सेस और R1 R2 क्या है यहां पे लगने वाले, नॉर्मल रिएक्शन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर देखिए, हम जब लीनियर मोशन की बात कर रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को था, ठीक है, नॉर्मली वहां भी ऐसा ही हो रहा था, और वेट नीचे को होता था, यहां भी वही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगी F1 हमने पढ़ा फ्रिक्शन में इज इक्वल टू म्यू R1, और F2 जो होगी इज इक्वल टू म्यू R2। और ये आपको पता ही है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड। बस हो गया। अब ये जो F1 F2 हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होंगे। इधर को टुवार्ड सेंटर लगने वाली फोर्सेस कौन होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है यहां पे टुवार्ड सेंटर, F1, और ये दूसरी फोर्स, और इधर को लगती कौन सी फोर्स है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, mv² अपॉन। इसका मतलब ये जो F1 प्लस F2 है ये किसके इक्वल होगा, mv² अपॉन। F1 था क्या, म्यू R1, और वो क्या था, म्यू R2 इज इक्वल टू mv² अपॉन R। म्यू ले लीजिए कॉमन, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mv² अपॉन R आ गया। A motion of car is not along vertical, कार उड़ नहीं रही, ऊपर को थोड़ी ना जा रही है, ठीक है, कार ऊपर को थोड़ी ना जा रही है, ठीक है। इसका मतलब कार सड़क के ऊपर चल रही है, कार सड़क के ऊपर तभी चलेगी जब जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रहा है और कार का जो वेट है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एज देयर कैन बी नो मोशन ऑफ कार अलोंग वर्टिकल, इसलिए क्या होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है R1 प्लस R2 वो कार के वेट के बराबर होंगे, कार के वेट के इक्वल होंगे, ठीक है। तो जहां भी आपने पीछे R1 प्लस R2 लिखा था वहां पे आप क्या लिख दोगे, mg, तो वहां पे आप लिख दोगे mg। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू mg इज इक्वल टू mv² अपॉन R। m से m, तो यहां से आप निकाल सकते हो म्यू को, g को इधर ले जाइए तो म्यू क्या आ जाएगा, v² अपॉन
तो वहां से आप कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। कार की वेलोसिटी आपको दी हुई है, रेडियस आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ के ऊपर। तो ये सारी वैल्यू पुट करोगे देन यू कैन फाइंड आउट। यहां से हमें मैक्सिमम वेलोसिटी भी पता चल सकती है कि हम कितनी मैक्सिमम, ये क्यों हमें निकालना पड़ा कि हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता मोड़ के ऊपर हमें कितनी वेलोसिटी के साथ चलना है ना। जो जिसको वेलोसिटी का आइडिया नहीं रहता है वो क्या होता है, मोड़ के ऊपर एक्सीडेंट कर देता है, उससे कार कंट्रोल नहीं होते, कार सीधे खाई के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। आप देखोगे जब जो आपके कर्व्स होते हैं सड़क के ऊपर, उनको बैंकिंग की गई होती है। एक साइड से ऊंचा, अगर कर्व इधर को है तो इधर का नीचे होता है, इधर का ऊंचा होता है। ठीक है, अगर कर्व इधर को है तो ऐसे होगा, जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब आप कई बार साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हुए टर्न आता है तो आप साइकिल को ऐसे कर लेते हो ना, सभी करते हैं ना, उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। तो टुमारो वी विल स्टडी all these banking of tracks as well as bending of cyclists. Thank you very much.